Welcome to another episode of Hackla Podcast. Today, we are honored to have Mr. Piyush Tripathi, an EHS and F professional with over 20 years of expertise in industrial safety, health, and environmental management. He'll share his journey, key insights, and strategies that have driven exceptional safety performance across diverse industries. So, let's just get started. My name is Piyush Tripathi. I lead an organization by the name of HSCRM Solutions. Basically, a mechanical engineer with fire safety, BSc fire safety. Then I did NIBOSH and whatnot. So all the qualifications are better known to people because a lot of people are connected. And it's more than important that the conversation must happen. So as a safety professional, I always insist that you should know the person by their conversations. So let's have that connect to them then through this podcast. Sure. Sure, sir. So, as we start, can you share your journey into the EHS and F field and what inspired you to pursue this career? इट वाज नॉट अ कैरियर फॉर मी बचपन से मेरे फादर जो हैं वो सेफ्टी प्रोफेशनल थे सो हमने उनके चोरी करके नोट्स पढ़े पढ़ाई में इंटरेस्ट था नहीं तो स्टोरी बुक जैसे पढ़ लेते थे क्योंकि उसके अंदर ना बड़े इंसिडेंट्स होते थे बड़े कि ऐसा हुआ वैसा हुआ स्टोरी टेलिंग होता था तो तब वो स्टोरी टेलिंग लगता था अब ऐसा लगता है यार ये प्रोफेशन करेक्ट सो फादर की एक जर्नी रही उन्होंने अपनी इनसाइट्स और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़े और अ, फिर हमने किया इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करने के बाद में समझ में आया यार जो हम पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड है साथ ही साथ अ, जब कैरियर शुरू किया तो हम मशीनरी लाइन में थे मशीनरी लाइन के अंदर प्रोसेसिंग मशीन्स थी तो हमें प्रोसेस समझ में आने लगा चाहे वो रिएक्टर हो चाहे वो एपीआई हो फार्मास्यूटिकल हो बल्क ड्रग हो ऑटोमोबाइल्स हो तो ये सारे अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपोजर मिले बिकॉज हम लोग मशीनरी और प्रोसेस इक्विपमेंट्स के साइड पे देन फादर ने बोला कि भी देखो तुम मैकेनिकल इंजीनियर तो हो ही प्रोजेक्ट्स में आ ही गए हो तो ताना मार दिया गया कि भी देख लो अगर तुमसे कुछ सेफ्टी में हो सकता है ना तो बड़ा अच्छा जर्नी रहा तो हमने भी ईगो पे ले ली और उसके बाद में फिर धीरे से सेफ्टी का निबॉश का कोर्स किया नेशनल सेफ्टी काउंसिल के कोर्सेज किए जैसे इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी केमिकल सेफ्टी एंड देन देयर वाज नो एंडिंग तो अब आलम ये हो गया है या हालत ये हो गई है कि एवरी ईयर आई मेक श्योर दैट आई डिलीवर 60 आवर्स ऑफ लर्निंग फॉर पर्सनल लर्निंग वो मैंडेटरी हो गया तो ई एच एस एफ का जो जर्नी है वो हमारा ऐसा ही है कि हम कंटिन्यूसली ये लर्निंग फेज में रहते हैं लोगों को पढ़ाते भी हैं और खुद पढ़ते भी ताकि अपने आप को भी अपडेट रह सके और अपडेट चीज़ें बता सकें करेक्ट सो दिस हैज बीन द जर्नी ब्रेक इवन जो बोलते हैं कि भाई ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से कैसे आता है तो बेसिकली जब इंडस्ट्री शुरू करी 2017 में खुद का कंपनी शुरू किया एच एस सी आर एम सॉल्यूशन तो वी अडॉप्टेड एथिकल प्रैक्टिस और वहाँ पे एक फिलॉसफी मेरे को बहुत काम आई मेरे एक एम्प्लॉयर थे जिन्होंने मेरे को बोला कि पीयूष भाई आप ये समझिए कि भी पैसा खर्चा करके ना कोई भी सॉल्यूशन दे सकता है और एक्सपेंसिव चीजें है ना वो कोई भी लाके एस्टैब्लिश कर सकता है वो तो सॉल्यूशन है वो प्रोडक्ट अवेलेबल है वो आपने ले लिया लेकिन वेयर इज वेयर इज यू इन दैट आप कहाँ है उसमें तो एक इंजीनियर होने के नाते एक प्रोफेशनल होने के नाते हमारा फोकस हमेशा ये रहा कि यार यार हम कहाँ हैं सो दिस हैज बीन और यही चीज फादर भी मोटिवेट करते थे कि देखो मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग होंगे बहुत लोग मिलेंगे जो आपको अपोज करेंगे
जो ये बोलेंगे कि भाई ठीक है आप ये कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हो, वेयर इज द प्रॉफिट इन इट। लेकिन यस, एथिकल बिजनेस करना एक एक पत्थर की लकीर जैसा बन गया हमारे लिए। और उसी के साथ में चलते चलते HSCRM सॉल्यूशन फाउंड हुआ। तो इसीलिए बना हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशंस। जब इंडस्ट्री में बोला यार एथिकल एथिकल की बात करते हो, तो आप जो बोल रहे हो वो आप लगा भी सकते हो। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल लगा सकते हैं। सो वी ओनली रिकमेंड दैट वी कैन डिलीवर। सो दैट्स व्हाट आवर आई। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल एडेप्टेबिलिटी या प्रैक्टिसेस जो हमने अडॉप्ट किया। और यही चीजें हमने कंसल्टिंग में, ट्रेनिंग सर्विसेज में एम्बेड करी। Okay, so this has been the journey. So, what are the most critical components of a robust EHS&F strategy, according to you? We need to understand the industrial reality. We need to make sure that the strategic decision makings are in place. There should be a holistic approach. Influence of knowledge and reference should be there. And primarily, visualization of solutions is a must. अब अगर मैं इन सब चीजों को इलाबरेट करूं तो क्या आप समझेंगे? जैसे मैंने आपको बोला कि भी फोकस फ्रॉम कंप्लायंस टू सॉल्यूशन होना चाहिए। आप जब भी किसी आदमी के साथ बात करते हैं तो कॉर्नरस्टोन एलिमेंट क्या हो जाता है कि ये यार कहाँ लिखा है कंप्लायंस क्या है। सो द मोमेंट यू टॉक ऑफ कंप्लायंस, तो आपने किसी बुक को पढ़ लिया। अब आपका जैसे ही आप कोई चीज पढ़ेंगे या कोई भी चीज अगर करेंगे तो क्या होगा, आपका एक परसेप्शन बन जाएगा। अब ये जो परसेप्शन है ये क्या करता है, ये परसेप्शन आपके डिसीजंस को ड्राइव कर जाता है। सो यू ओनली फोकस ऑन कि हाँ ये लिखा हुआ इसी के ऊपर काम करो। लेकिन होना क्या चाहिए, उल्टा। आप अपनी सोच लगाइए कि भी इसको किस तरह से सुरक्षित करा जा सकता है, कैसे इसे सेफ गार्ड किया जा सकता है, कैसे इसे सिक्योर किया जा सकता है। अब सिक्योर करना किसे, आदमी को सिक्योर करना है, प्रोसेस को सिक्योर करना है, इक्विपमेंट को सिक्योर करना है, ओवरऑल ऑपरेशन को सिक्योर करना है, फैसिलिटी को सिक्योर करना है। तो ये सारी चीजें जो है आती है आपकी होलिस्टिक अप्रोच और आती हैं आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग में। तो व्हाट यू नीड टू डू इज दैट यू नीड टू फॉर्मुलेट सॉल्यूशंस दैट एड्स बोथ टेक्निकल and commercial decision making process. So that is what is required in current era. So when you see that a visualization, both technical and commercial impacts are there and the strategies are in place, you will ensure practical and an effective solution implemented. ये नहीं है कि भाई हाँ स्टैंडर्ड में लिखा है तो हमने वो फॉलो कर लिया, वही वही से लो, वही वही होना चाहिए। क्योंकि स्टैंडर्ड हमेशा ये कहते हैं कि इस तरह से चीजें होनी चाहिए, यही होनी चाहिए नहीं है। Okay? So this is very important. Sure, sir. So, how do you approach risk assessments and hazard identification in diverse industrial settings? Basically, her industry, every like if I say that every industry has a set process. Now processes are very basic. जैसे हम लोग कह रहे हैं मिक्सिंग करना है, तो मिक्सिंग तो हम चाय के पतीले में भी करते हैं, चाय बनाते हैं रोज, है ना। प्रोसेस तो मिक्सिंग ही है, तो उसे इतना आसानी से समझना जरूरी है। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री एंड इट्स प्रोसेसेस. Now, to conduct an in-depth analysis in a specific industry, process, and operation, to identify their unique risks and challenges that they have. Now, every industry is different. Considering the fact that the machinery, material, practices, and operational hours are different.
करेक्ट। सो ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये हमारी अप्रोच का हिस्सा बन जाते हैं। हमें एक प्री सेट माइंडसेट से नहीं जाना है। हर इंडस्ट्री यूनिक है। भाई वहाँ पे लोग अलग हैं, आदमी बदल गया, चीज़ें बदल गई, करेक्ट? प्रोसेस बदल गया, चीज़ें बदल गई, इक्विपमेंट बदल गया, चीज़ें बदल गई, करेक्ट? आप 10 मशीनें बनाते हैं, जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 10 गाड़ियाँ बना रही है ना? एक ही जैसी 10 गाड़ियाँ बनी। कोई इंजीनियर ये कह सकता है कि ये सारी गाड़ियाँ जो हैं, वो एक जैसा परफॉर्मेंस देंगी? कहते हैं, हाँ, सब एक जैसा परफॉर्मेंस देंगे। अब आपने क्या किया, आपने एक गाड़ी को भेज दिया पहाड़ों में, एक गाड़ी को रख दिया प्लेटू में, एक गाड़ी को रख दिया प्लेन्स में, हैं? और एक गाड़ी को आपने सिटी में घुमाया। अब क्या होगा? सबके आउटपुट अलग हो, नहीं पर सेम देना चाहिए, है ना? तो रिस्क असेसमेंट की भी अप्रोच ऐसी है। आपकी परिस्थितियां बदल गई, आपकी चीजें चेंज हो गई, सो दैट इज व्हाई यू नीड टू एंश्योर दैट यू एनहांस स्टेकहोल्डर्स, collaborate with the cross-functional team, include operators, engineers, managements to gather diverse insights. And then you ensure that the participation from all levels to understand on ground and hidden risk. Then you have to adapt tailored methodology. So what you do in that, you choose the assessment technique that suits the industry, correct? जिस जो उस इंडस्ट्री को सूट करता हो वैसा सिलेक्ट करेक्ट। उसके बाद में जैसे अलग अलग रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स, जैसे हेजॉप हो गया, फीमा हो गया, वॉटिफ हो गया, बोटाई हो गया, है ना? आप हीरा कर लो, कोई भी कर लो, लेकिन आप कर किसके लिए रहे हैं? फॉर द एक्टिविटी, फॉर द प्रोसेस, फॉर द ऑपरेशन, फॉर द टास्क, किस चीज के? करेक्ट। सो दिस कंबाइंस basically only two risk assessment strategies, that is qualitative and quantitative. क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में हम अपना जजमेंट यूज करते हैं, अपना एक्सपीरियंस यूज करते हैं, और क्वांटिफिकेशन के अंदर हम उसे नंबर देते हैं या स्पेसिफिक मेजर्स के लेके हम लोग काम करते हैं। तो जो भी हमारा फोकस है या फंक्शनेबल आउटकम है, दैट शुड ऑलवेज ट्रांसलेट टू द फाइंडेड इनटू द क्लियर प्रैक्टिकल recommendations that are easily implementable. Now, most of the practices we try and avoid any generic or overlaying complex situations that may hinder the real world application. तो कोई भी चीज अगर रियल वर्ल्ड सिनेरियो से रिलेट नहीं कर पा रही है, तो आप मतलब आप एब्रप्टली कुछ भी नहीं कि हवा में बातें हो गई, नहीं नहीं, यू हैव टू बी वेरी मच ऑन द ग्राउंड, करेक्ट? नाउ what you need to do is that you need to visualize the simulated scenarios. So what are the scenarios? Based on the use scenario based planning to visualize the potential hazard and their outputs. किस कंडीशन में, किस तरह की परिस्थितियों में चीजें हैं, जैसे अभी हम लोगों ने गाड़ियों की परिस्थिति बदली कि एक पहाड़ में भेज दी, एक प्लेटो में रख दी, एक प्लेन में रख दी, तो ये सारी चीजें क्या करने लगी, ये सारी चीजें हमारे लिए एक बेंचमार्क बन गया कि भी देखो परिस्थिति ऐसी है, तो आपको कंडीशंस पहले लिखनी पड़ेगी कि भाई कंडीशंस ये हैं, उसके हिसाब से ये आउटपुट आ रहा है, इस तरह की परिस्थितियां इसलिए इस तरह का ये आउटपुट आएगा, करेक्ट? सो दैट इज हाउ यू प्रायोरिटाइज द रिस्क कि भी किससे कितना ज्यादा करना है। देन यू इनकॉर्पोरेट ह्यूमन फैक्टर। अब गुजरात का लेबर अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, राजस्थान का अलग है, साउथ का अलग है, हर जगह का अलग अलग है। लोग बदल गए ना, तो जैसे गाड़ियां बदल गई थी वैसे लोग भी बदल गए हैं। हरियाणा में चले जाओ, पंजाब में चले जाओ, भाई आपको खूब पहलवान लोग मिलेंगे, वो एक साथ में 50 किलो उठा सकते हैं। तो वहीं बेचारे अगर गुजरात साइड पे आ जाओ, हैं, तो आपको कम मिलेंगे कि भी कमजोर जैसे लोग मिल जाएंगे, तो उनको बोलोगे भाई इतना उठा लो, है ना? जैसे स्टैंडर्ड ने क्या किया कि भी लेडीज और जेंट्स के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया सेट किया
कि भी लेडीज इतना वजन उठा सकती है, जेंट्स इतना वजन उठा सकते हैं, क्यों? इट्स नॉट अबाउट द जेंडर बायस। हो सकता है ऐसी लेडीज होंगी जो कि आदमी से ज्यादा बेटर उठा सकते हैं सामान, लेकिन इन जनरल क्या है, ये परिस्थितियां आती। तो हम ये देखते हैं कि भाई आप ओवरऑल जब कोई भी ऑपरेशन में जा रहे हैं तो ह्यूमन फैक्टर भी एक हिस्सा है। अब ह्यूमन फैक्टर कैसे हिस्सा आता है? उनके खाने पीने की हैबिट्स कैसी हैं, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। कई लोग हैं वो 8-8 10-10 घंटे बिना रुके काम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको 1 घंटे में ब्रेक चाहिए, करेक्ट? तो वो भी तो आपको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन फैक्टर। देन यू हैव टू एंश्योर कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। हम कंपनीज में जाते हैं, जैसे रिस्क असेसमेंट के लिए जाते हैं, तो कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग के नाम पे देयर इज वेरी जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा है कि भी कैमरा लगा हुआ है सर हमारे पास में, कंटीन्यूअस मॉनिटर करते हैं हम लोग। दैट इज नॉट कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग। कंटीन्यूअस मॉनिटरिंग का मतलब ये होता है कि आपका कंसिस्टेंट एफर्ट्स कैसे हैं, कंसिस्टेंटली आपका आउटपुट कितना आ रहा है। आप अगर एक काम करते हैं तो वो काम का आउटपुट, रिजेक्शन का इनपुट, मेंटेनेंस किस तरह से, किस रेंज में आ रहा है, कितने ड्यूरेशन पे आता है, ये भी तो आपको पता होना पड़ेगा, करेक्ट? देन once the risk assessment is done, what we do, we put it into bridging the gap between theory and practice. अब हमने भी स्टैंडर्ड्स तो रेफर करने पड़ेंगे ना, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई कौन से स्टैंडर्ड में लिखा है क्या, तो हम वो स्टैंडर्ड रेफर करते हैं, देन थियोरी और प्रैक्टिकल के बीच का ब्रिज करते हैं हम गैप। तो ये जो ब्रिजिंग ऑफ द गैप है ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लोगों को चाहिए होता है नहीं नहीं आप तो हमें बताओ कि थियोरी में क्या लिखा है, कि वो स्टैंडर्ड क्या बोलता है वही, तो उनको रिपोर्ट उसके हिसाब से जाती है। कई लोग बोलते हैं कि सर थियोरी में तो ठीक है लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या चीज हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए या क्या चीज करनी चाहिए, वो एक अलग जॉनर में जाता है। So what you need to do is that you need to align the recommendation with real world constraints like budget, timeline, and operational practice. Now this is basically provided by on-site training and support to ensure the implementation of safety measures. So ये आपका फोकस होना चाहिए। So this is what is ideally our approach, that हम लोग इसको बहुत स्ट्रीमलाइन लेके जाते हैं कि भाई हर हर जगह को समझना, उनकी कंडीशंस को समझना, एंड देन यू प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट। Okay, great. So, sir, can you provide an example of a major challenge you faced in EHS&F, and how did you overcome that? अरे बहुत जबरदस्त चैलेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग के पास में रिसेंट डेज में, मैं आपको रिसेंट डेज का एग्जांपल बताता हूँ। हमारे पास लोग आते हैं कि सर फैक्ट्री इंस्पेक्टर ने या फायर ने इतना सारा बजट दे दिया है कि भी ये आपको लगाना मैंडेटरी है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग तो लोग क्या करते हैं कि भी सर ने बोला है, हम उसे चैलेंज नहीं करेंगे, खर्चा करो और कैसे भी करके इसको ये निकाल दो, है ना? क्योंकि वही है ना, वो भय बिन हूं ना प्रीत वाला सिचुएशन है कि भी डर किसका है, अथॉरिटी का। तो लेकिन अथॉरिटी को कभी कोई क्वेश्चन नहीं करता। भाई आपके वहां पे किसी भी प्रोविजन के बारे में अगर बात करी है तो वो क्यों करी है उसे तो समझो। क्या आप वो करोगे तो वो सही मायने में वो प्रोटेक्शन देगा, करेक्ट? जैसे रिसेंट टाइम्स हमने पास में एक वेयर हाउस वाले आए थे, उन्होंने बोला कि सर वेयर हाउस के अंदर स्प्रिंकलर विंकलर लगाने को बोल दिया है और 2.5-3 करोड़ रुपए का बजट हो गया। अब ये जो 2.5-3 करोड़ रुपए का बजट हो गया, ये सर स्प्रिंकलर विंकलर लगाने पड़ेंगे, सर क्या करेंगे? तो हमने बोला कि भाई ठीक है, वो बोल रहे हैं लगाना है, लगा सकते हैं, लेकिन इसका एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन दे। भाई स्प्रिंकलर का रिक्वायरमेंट क्यों है, ये समझना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक लेटर लिखा कि सर
आप 3 मीटर की आपकी हाइट पे आपका मैक्सिमम स्टोरेज हाइट इज 3 मीटर, आपका वेयर हाउस का हाइट है 12 मीटर। तो ये क्या बीरबल की खिचड़ी बनेगी? नीचे आग लगेगी, ऊपर तक जाएगी, स्प्रिंकलर फटेगा कब? करेक्ट। तो इसका ऑल्टरनेट पहला ऑप्शन ये था कि आपके पास में ऑटोमेटेड सिस्टम होने चाहिए जो कि इमरजेंसी बटन दबाएं और स्प्रिंकलर चालू हो जाए। ये आपका पहला प्रिंसिपल है। ड्राई ड्राई लाइन होती है ना, सिंपल चालू हो जाए। दूसरा ऑप्शन ये बनता है कि भाई you have to make sure that facility is designed in such a way that there is no sprinkler requirement at all. तो क्लाइंट ने बोला अच्छा, पैसा बच सकता है, चलो ठीक है। 2.5 करोड़ की जगह पे हम लोगों ने 80-90 लाख रुपया इंक्लूडिंग जीएसटी खत्म हो गया वो, और सॉल्यूशन मिल गया उनको। अगेन दैट फैसिलिटी वाज मोर एडेप्टिव। जब हम लोगों ने फायर डिपार्टमेंट को भी बोला तो उन्होंने भी एग्री किया कि यार ये बात तो सही है कि आप लोगों ने इग्निशन सोर्सेज भी बाहर निकाल दिए, सो देर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इनसाइड। करेक्ट। हर चीज को सिक्योर करना बहुत जरूरी है। आपके पास में डिजाइन क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं जिसको आप बहुत आराम से हैंडल कर सकते हैं। करेक्ट। तो ये बहुत जरूरी था। दूसरा आता है कि भी आप आपको अथॉरिटी जब कोई लेटर लेके जाती है तो ऐसा नहीं कि वो पत्थर की लकीर होगी, आप काम करना शुरू कर दो उसको। भाई जस्टिफाई करो, आपकी कंपनी का भी बजट है, आपको भी प्रोडक्शन निकालना है, आपका भी आउटपुट देना है। तो यू हैव टू मेक श्योर दैट ऑल दीज थिंग्स आर इन सिंक। तो एज अ कंसल्टेंट हमें लोग इसीलिए हायर करते हैं, और अगर कोई कंसल्टेंट बोले नहीं नहीं ये तो करना ही पड़ेगा, तो अगेन मेरे को मेरे जो एक्स एम्प्लॉयर थे उनकी बात याद आती है कि भी इसमें पीयूष त्रिपाठी किधर है, ये तो कोई भी कर सकता है। करेक्ट। तो you do, if the solutions are not brainstorm and people lack that brainstorm, यार कौन इतनी बहस करे, ठीक है जो बोल रहे हैं कर दो। तो दैट इज द इजी वे आउट। मतलब आपको पता है कि हाँ ये चलो ये करेंगे तो वो चुप हो जाएंगे ना, हाँ बस चलो ये कर दो। तो वो यस सर वाली टेंडेंसी है ना, उसको वो मेजर चैलेंज रहता है हमारा। आप सोचो ना, वो प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रही ना। भाई अगर आग लग सकती है तो आग ना लगे उसके लिए काम करो, आप उसे बुझाने के बारे में काम करो। खुद सोचो कि भाई आपका फोकस क्या होना चाहिए, कि भाई आग लगनी ही नहीं चाहिए, उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए, है ना। तो ये मेजर चैलेंजेस है जो अभी हम लोग करंट अभी भी फेस कर रहे हैं। लोग नहीं मानते हैं कि नहीं नहीं वो फायर ने बोला है, ऑफिसर ने बोला है, ये बोला है, हम नहीं करेंगे। करेक्ट, जो उन्होंने बोला है वो कर दो। तो ये चैलेंजेस हैं। What are some common mistakes that organizations make in EHS and F management? Uh, मेजरली ओवर रिलायंस ऑन कंप्लायंस, देन सॉइल डीएचएस एंड फंक्शन, यही होता है। करेक्ट। देन लैक ऑफ वर्कफोर्स एंगेज, ये भी एक मेजर चैलेंज है। inadequate incident investigation, resistance to change, then reactive rather than proactive approach. So ये मेजर एंड सबसे बड़ा आता है इनसफिशिएंट कम्युनिकेशन। तो ये बेसिकली मुद्दे हैं। तो जब हम बात करते हैं कि भी ओवर रिलायंस ऑन कंप्लायंस, तो जब भी आप किसी भी तरह के रिस्क असेसमेंट में या किसी भी चीज़ के बारे में बात करें, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाइए, तो बोलेंगे क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फोकस ऑन safety on meeting regulatory standards and neglecting the proactive safety measure completely. तो यहाँ दी एक्चुअल जो मिस्टेक्स होती हैं वो यही होती हैं कि भाई हमें हमारा फोकस क्या होना चाहिए और हम कहाँ जा रहे हैं। करेक्ट। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई सॉइल यही होता है, ऐसे ही होता है।
अरे भाई, अगर ऐसा ही होता होता तो इन्वेंशन ही नहीं होते। आप सोचिए इन्वेंशन क्यों हुए? क्योंकि किसी आदमी ने अलग सोचा। करेक्ट। किसी आदमी ने ये देखा कि भाई हम जो आज कर रहे हैं उसे ना करते हुए कुछ अगर अलग करेंगे तो शायद हमारा सॉल्यूशन जो है वो आसान हो जाए। लेकिन ये चीज नहीं सोचते लोग। देन इनएडिक्वेट इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन जब हम बात करते हैं तो लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि यार हमको तो 1 लाख मैन आवर्स और ये इतने मैन आवर्स सेफ वर्किंग आवर्स बताने हैं, तो उसके कैलकुलेशन में बिजी हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि बॉस अगर छोटे से छोटा भी इंसिडेंट हुआ है, आदमी के हाथ से टूल छूट गया, उसे चक्कर आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए ना। तो ये एस्पेक्ट्स आप कब इन्वेस्टिगेट करोगे? कभी ये रीजन फाइंड आउट किया? नहीं। लोग इतने ज्यादा बिजी हैं कि वो ये भूल जाता है फर्स्ट एड इंजरी को इंजरी में कंसिडर ही नहीं करते। हाँ क्या हो गया, आदमी का हाथ में कट लग गया ना, कोई बात नहीं, पट्टी लगा चल काम शुरू कर। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उसे आज जो पट्टी लगी है वो कल उंगली भी कट सकती है। करेक्ट। तो ये इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं होगा, आप इन्वेस्टिगेट नहीं करोगे, छोटे से छोटे इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि भाई आदमी थक रहा है, क्यों थक रहा है, मैन आवर्स कितने जा रहे हैं, आपका रिजेक्शन कितना जा रहा है, आपको क्या चीजें मिल रही, तो ये आसपास आपको समझ में आना चाहिए। रेजिस्टेंस टू चेंज मेजर चैलेंज। उसके बाद में मिस्टेक, मेजर सबसे बड़ी मिस्टेक, क्यों? नहीं नहीं हम चेंज नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ता है भाई, एक्सेप्ट तो करो। कोई अगर सामने अगर लेबर बोल रहा है, अरे तेरे को क्या पता है, तू कल का है। एक छोटे से छोटा बच्चा या नया बंदा भी अगर उसने कोई कमेंट दिया है तो उसे सुन तो लो। फिर अगर आपके पास में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है या उसके लिए सही इनपुट है कि देखो हम इसीलिए ये चीज नहीं करते। देखिए आदमी का सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण ये होता है कि आदमी के सवाल बहुत सारे हैं लेकिन उनका जवाब नहीं मिलता। तो यही चीजें इंडस्ट्री में जो है ना वो मेजर इंसिडेंट का कारण बनती है। करेक्ट। देन रादर देन हमने बोला कि भाई रिएक्टिव अप्रोच रादर देन प्रोएक्टिव। तो इसके बारे में तो हम लोगों ने पिछले उसमें भी देखा कि भाई हमारा जो कोर इशू है उसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये लगा दो ये लगा दो ये लगा दो, दैट्स ऑल दैट। एंड फिर फाइनली क्या आता है, बजट कंस्ट्रेंट। क्योंकि सोचते हैं यार सेफ्टी तो बड़ी महंगी चीज है, ये नहीं कर सकते हम लोग। तो जब आपने ये बोल दिया, अब यू नो कई कई कंडीशंस में कैसा होता है, जैसे एक कहावत बहुत अच्छी है ना कि भाई नेसेसिटी इज मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जब बजट कंस्ट्रेंट आते हैं तो लोगों की सोच कहाँ जानी चाहिए, इन्वेंशंस की तरफ। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, इन्वेंशंस होते ही नहीं है। करेक्ट। क्योंकि बजट कंस्ट्रेंट आ गया तो छोड़ देते हैं, बजट ही नहीं है, क्या कर सकते। सो ये ओवरऑल है। और यू नो what we overlook is that we overlook the human factor. So that is these are the major challenges. और दूसरा, टेक्नोलॉजिकली लोग अपडेटेड नहीं, पढ़ते नहीं है। यार हमने इंजीनियरिंग कर ली, 4 साल कर ली, उसके बाद में इंडस्ट्री में आ गए, अब वापस पढ़े, टाइम ही नहीं है हमारे पास। भाई अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको नई टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता चलेगा? ये सोचा कभी किसी ने? तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकली अपने आप को अपडेट करने के लिए पढ़ना जरूरी है, डिस्कशन जरूरी है। ट्रेनिंग सेशन कैसे होते हैं कि पहले 2 दिन के सेशन होते थे, 3 दिन के सेशन होते थे, अब उनको सब चीजें एक दिन में चाहिए। अब नया ट्रेंड आ गया, एक काम करो सर वीडियो बना दो, हम अपने हिसाब से देख लेंगे एक एक घंटे में। तो इतना नॉलेज था, इतना पास में आया, इतना समझेंगे और हाथ झाड़ लेंगे। करेक्ट। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज अ मेजर चैलेंज।
So these are some of the very important points which you have pointed today, and they apply very appropriately, to all organizations and I think all the industries. ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं. So, how do you ensure regulatory compliance while fostering innovation in safety practices? Okay. So basically, what we adapt is we adapt the dual lens approach. So we view compliance and innovation as complementary rather than conflict, you know. तो ये दोनों चीजें जो है ये कंप्लायंस और इनोवेशन जो है ना ये कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, वो एक दूसरे के खिलाफ नहीं होने चाहिए. एक तो ये आता है. देन यू अलाइन द ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशंस विद रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स टू मीट द एक्सीडिंग रिक्वायरमेंट साइमल्टेनियसली. So you have to focus on risk-based thinking. You have to incorporate advanced technologies. You have to ensure that regulatory authorities are also engaged with it. You have to present them. You have to design practical and scalability also. क्योंकि हर इंडस्ट्री को चाहिए, प्रैक्टिकलिटी भी चाहिए और स्केलेबिलिटी भी चाहिए. कल को उठ के बढ़ेगा ना, आउटपुट बढ़ेगा, करेक्ट. उसके बाद में यू हैव टू ट्रेन एंड एम्पावर द पीपल, करेक्ट. देन यू यूज द स्टैंडर्ड्स एज रेफरेंस. You have to use the standard as reference points, not as limitations, correct. And then what you have to do is finally measure and communicate the success. Now how we do this, how you align all this together, when we say that there is this common or dual approach, तो आप रेगुलेटरी स्टैंडर्ड पढ़िए, लेकिन उसे अप्लाई कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको बेस कॉजेस को एड्रेस करना है. जैसे आपने एक इलेक्ट्रिकल पैनल है, तो वो इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर प्रोटेक्शन नहीं लगा है, या उसको सेव करने के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन उसके अंदर सप्रेशन सिस्टम डाल दिया. भाई तो आपने प्रॉब्लम को तो एड्रेस नहीं किया ना. अभी भी जो जॉइंट्स हैं वो हीट होंगे, तो फायर होने का चांस तो अभी भी है. आपको काम किस पे करना था कि ये हीट ना हो. अब वो हीट कब नहीं होगा, जब उसको ओवरलोड नहीं होगा, करेक्ट, जब उसका लूज कांटेक्ट नहीं होगा. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत रिलेटेबल है. आपको समझना पड़ेगा कि भी हाउ यू कैन इन सिंक ऑल दिस. ज्यादातर ये प्रैक्टिसेस जो हैं इसे बैलेंस करने के लिए हम लोग जब लोगों को बताते हैं कि भी यार ये इस तरह से आप टेक्नोलॉजी ले लो, तो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्टेंस कैसे होता है. अरे सर अभी तो ये खरीदा है, नया है. तो आप जितना इन्वेस्टमेंट डाल रहे हो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भी आप कितने पैसे के लिए कर रहे हो. तो रिस्क असेसमेंट की एक बहुत अच्छी अप्रोच होती है जिसके अंदर हम इवैल्यूएट करते हैं कि सीवियरिटी कितनी होगी, नुकसान कितना होगा, कितने पैसे का नुकसान होगा. तो कई जगहों पे हम लोगों ने देखा है, हम जाते हैं कि भाई नुकसान कितना होगा, 10,000 रुपये. भाई 10,000 रुपये के लिए तुमने 2.5 लाख रुपए का सिस्टम डाल दिया. कुछ अजीब नहीं लग रहा है. एंड नॉट ओनली द कॉस्ट, आप खुद सोचो ना, क्या आप अगर उस सिस्टम में कुछ हो भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान 10-15 हज़ार रुपए का होगा, रिप्लेस कर दो. लेकिन और रिप्लेस करने से ज्यादा जरूरी है कि ये होना नहीं चाहिए ना. तो लेकिन उसके लिए आप एक्सटर्नल सिस्टम थोड़ी लगाओगे, आपको इंटरनली सिस्टम को रोबस्ट करना पड़ेगा ना. तो जैसे अभी कोविड के टाइम पे सब लोगों ने बात किया ना कि भाई अंदर से मजबूत करो, इम्यूनिटी बढ़ाओ, ये करो वो करो. अब ऐसा थोड़ी है कि भाई इम्यूनिटी बाहर से कहीं से आ जाएगी. इम्यूनिटी अंदर से आती है ना. तो आपकी हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए. तो एक तरफ पी रहे हैं आप लौकी का जूस, करेले का जूस है, और खा रहे हैं पिज्जा.
तो फिर तो मतलब अंदर से मजबूती कहाँ से आएगी? फिर तो मोटापा ही आएगा, खूब चौड़े होंगे, है ना? तो इट्स लाइक जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हैं और उसके बाद में बाहर निकल के दबा के वड़ा पाव पेल रहे हैं, है ना? तो ये चीजें समझनी पड़ेंगी आपको कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। वी वी आर वी एक्चुअली एड्रेसिंग द कोर, या हम लोग सिर्फ रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब रेगुलेटरी कंप्लायंस क्या बोलता है कि भाई आपको एक्सरसाइज करना है, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर फिट। सो रेगुलेटरी कंप्लायंस भी यही कहता है दैट सिस्टम शुड बी फिट, करेक्ट, सो दैट इट डजंट कॉज एनी हार्म टू ह्यूमन प्रोसेस ऑपरेशन और द फैसिलिटी। लेकिन इसी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, हम उसे मेंटेन नहीं कर रहे हैं। वो मेंटेनेंस वाला गया, उसने 3 बोल्ट लगाया, 1 बोल्ट छोड़ दिया, करेक्ट। वो प्रोसेस वाले को बोला कि भाई इसको 3 मिनट में ऑपरेट करना था, वो बोला 3 मिनट क्या, 3.5 मिनट में करेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, करेक्ट। इसको 10 kg के लिए बनाया गया था, 11 kg डाल लो, प्रोडक्शन ज्यादा निकालना है ना। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई लोग आते हैं, शटल में चलते हैं ना, शटल इंडिया में बहुत प्रिवलेंट है शटल सिस्टम, कि भी वो पूलिंग करते हैं, है ना। तो वो जो पूलिंग वाला मैकेनिज्म है उसमें क्या होता है, अब रिक्शे वाले को ये लग रहा है कि मैं ज्यादा कमाऊं, लेकिन मैंने भाई साहब आपने 8 लोग बिठाने हैं, तो आपकी मशीन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका अंदाजा है। आपका मेंटेनेंस, जो जो मेंटेनेंस आपका 4 साल में आना था वो तो 1 साल में आ जाएगा, कमा लिए पैसे। तो ये एस्पेक्ट्स लोगों को समझने पड़ेंगे, दैट व्हेन यू हैव डिजाइन्ड अ मशीन फॉर से स्टेटेड पर्पस कि 1 टन प्रोडक्शन निकलना है, तो वो 1 टन से ज्यादा नहीं निकाल सकता, 1 टन से कम निकालोगे तो बेहतर है। तो एक बहुत अच्छी कहावत थी, आई रेड समवेयर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में थी, कि इट इज बेटर टू प्रोड्यूस 80 कार्स विद नो डिफेक्ट्स rather than producing 120 with 20 defects, ऐसा कुछ था, करेक्ट। तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भी आपका रिजेक्शन नहीं होना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रिसीजन। आपका रिजेक्शन कम होना चाहिए, मेंटेनेंस कम होना चाहिए, तब आपका ऑप्टिमल आउटपुट मिलेगा, और इस रियलिटी पे लोगों को आना चाहिए। What strategies have you used to build a culture of safety and environmental stewardship within teams? सी बेसिकली यू हैव टू लीड बाय द एग्जांपल। तो अगर मैं खुद पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो मैं दूसरे को कैसे बोल सकता हूँ कि पढ़ लो भाई, करेक्ट। So you have to demonstrate your commitment on safety and sustainability in everyday actions. बीबीएस प्रोग्राम जैसे लोग बोलते हैं, तो बीबीएस के अंदर लोग बोलते हैं कि बिहेवियर क्या है। नो, इट्स नॉट अबाउट टेलिंग पीपल अबाउट बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग देयर बिहेवियर। हम लोग जैसे बोलते हैं कि भाई आप बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी के बारे में बात करते हो, लेकिन कभी आप लोगों ने ये सोचा है कि भाई सामने वालों को या जो लेबर है उनसे लास्ट इनपुट कब मांगे गए थे, उनसे आपने खुलकर आराम से बिठाकर बात कब करी थी, करेक्ट। सेफ्टी कमेटी के अंदर उनका इन्वॉल्वमेंट कितना परसेंट है। तो यू हैव टू, आप बोलते हैं लीड बाय एग्जांपल, बट देयर इज नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द लेबर साइड, सो यू विल नेवर हैव आउटपुट। फिर आपको मेंटेनेंस का प्रॉब्लम आएगा ही आएगा, फिर आपको तकलीफें होंगी होंगी, जस्ट बिकॉज हम ये सोचते हैं कि वो बेचारा कम पढ़ा लिखा है तो उसके पास में नॉलेज नहीं है, करेक्ट। आई स्टिल रिमेम्बर मेरे साथ में एक सज्जन थे, ही वो लाइफ टाइम पंप ऑपरेटर रहे, फायर हाइड्रेंट के पंप ऑपरेटर है। तो वन ऑफ दी असेसमेंट में मैं उनको साथ में लेके गया था। तो जब जब तक हम कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे तब तक एवरीबडी वाज लाइक हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, करेक्ट। लेकिन जैसे ही मैंने उन्हें बताया कि भाई ये पंप ऑपरेटर थे, अच्छा पंप ऑपरेटर, परसेप्शन बदल गया। क्यों? किताब खुल गई ना। तो वहां पे उनका ये परसेप्शन बना कि भाई इस आदमी को क्या पता होगा, ये तो पंप ऑपरेटर,
लेकिन जैसे ही वो पंप के पास में गए, उन्होंने बोला कि इसकी आवाज से पता चल रहा है इसका मेंटेनेंस 1 महीना तक नहीं हुआ है अभी तक। एंड व्हेन दे फाउंड आउट द रिकॉर्ड्स, इट वाज एक्चुअली द सेम। मैंने कहा आप एक्सपीरियंस को कैसे भूल जाते हो? तो एक ऑपरेटर है और दूसरा, मैं उस टाइम पे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग में था। तो हम लोगों को कंप्लेन आई कि भाई आपका ब्लेंडर है वो चल नहीं रहा है प्रॉपर्ली। तो एक ऑपरेटर थे, वो आए, उन्होंने बोला क्या हुआ, सब सही तो चल रहा है। अब ऑपरेटर बदला था, नया ऑपरेटर आया था, तो रिजेक्शन बढ़ गया था। तो उन्होंने सर्विस कॉल किया कि भाई आपकी मशीन चल नहीं रही ढंग से, तो यू हैव टू कम एंड रेक्टिफाई, क्योंकि सर्विस वारंटी है। तो हम लोग, तो नया ऑपरेटर था, उसने चालू किया, वो आवाज कर रहा है, ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो पुराने एक ऑपरेटर को बुलाया, बोले कि आप जब तक चला रहे तब तक प्रॉब्लम नहीं आती थी, अब ये नया ऑपरेटर आया, ये चला रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप चला के दिखाओ फिर से। तो उन्होंने बोला हाँ सर सही तो है, मशीन तो सही है। अब हुआ ये कि उन्होंने जब मशीन ऑपरेट करना शुरू किया, तो थोड़ी थोड़ी देर में वो उठते थे, ब्लेंडर को जाके ढक ढक धड़ धड़ ऐसा मारते थे और आ जाते थे। अब ये किसी एसओपी में लिखा हुआ नहीं कि भाई ये थपकारे मारने पड़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझना कि भाई आपका एक्सपीरियंस, अब व्हेन यू से दैट लीड बाय एग्जांपल, तो उनकी एसओपी के अंदर उस चीज को ऐड करवाया और फिर उनका रिजेक्शन। तो इट्स वेरी इजी टू ब्लेम सिस्टम, मशीन, इक्विपमेंट, लेकिन आपको प्रैक्टिकलिटी चीजों की समझनी पड़ेगी। एंड देन व्हेन you can say that you create a shared ownership program. So this is what shared ownership is all about, कि आप लोगों को इक्वल एंड बैलेंस अपॉर्चुनिटी दे दो। करेक्ट? तो कोई भी आदमी ये नहीं होता कि उसकी नॉलेज कम है, आपको सिर्फ उसको अपॉर्चुनिटी उस तरह की देनी पड़ेगी, तो वो भी आगे बढ़ सकता है। करेक्ट? देन यू हैव टू अलाइन सेफ्टी विद ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सो हाउ यू डू दैट? यू हैव टू इंश्योर कि भी आप सेफ्टी सेफ्टी सिर्फ बोल रहे हो या एक्चुअली कुछ करना चाह रहे हो। So that should be the real focus. You have to develop the leadership campaign. You have to leverage the technology and awareness. You have to ensure that continuous feedback and improvement is done, and you have to, foster a sense of purpose. लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई ये जॉब क्यों इंपॉर्टेंट है, आपकी एक गलती से क्या हो सकता है। करेक्ट? तो ये चीजें समझाता नहीं है कोई, और क्योंकि ये समझाई नहीं जाती इसलिए गलतियां होती रहती हैं। बेसिकली आपको पर्पस ये समझना पड़ेगा। आज अगर कोई भी आदमी काम करता है, मैं आपको एक स्टोरी हम लोग ट्रेनिंग में शेयर करते हैं। एक लेबर फैमिली था, वो लेबर जो है एक ब्रिज कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था। अब वो सुपरवाइजर था, एक ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था। तो इट्स बेसिकली कर्मा का स्टोरी था जो हमने कहीं सुना। तो वो ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व था, सुपरवाइजर था, ब्रिज बन गया, कुछ साल बीत गए, वो अपनी फैमिली को लेके उसी ब्रिज पे जाता है कि भाई ये ब्रिज हमने बनाया था। एंड ऑल ऑफ अ सडन वो ब्रिज कोलैप्स कर गया। नाउ इन दैट हिज फैमिली गॉट हर्ट। अब वो सर पकड़ के बैठा है कि यार उसे अपनी सारी गलतियां याद आती हैं कि यार आई वॉज सो नेग्लिजेंट और ये इसकी वजह से ऐसा इंसिडेंट हो। तो इट्स लाइक आपकी गलतियां जो है वो घूम फिर के आपके पास ही आती है। सो अनलेस यू रियलाइज द पर्पस ऑफ द वर्क दैट यूर डूइंग, तो बाद में वो बोलते हैं ना कि आप पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत वाला सिचुएशन। तो यहाँ वही चीज लागू होती है कि you have to understand that whatever work you are performing, what is the importance. If you are bottling a chemical, if you are bottling the tablet, if you are bottling, any liquid that will be used by the individual, or that will be used by in product which will be used by individuals. If that thing goes wrong,
समथिंग इज रॉन्ग, राइट? तो आप ये सोचिए, और जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट आपके पास में ना आए, करेक्ट? तो somebody डिसाइडेड कि भाई एपीआई के अंदर हम ऐसे ही भेज देते हैं, वो एपीआई गया कॉस्मेटिक में, वो कॉस्मेटिक घूम फिर के मैन्युफैक्चरिंग बैच होके वो आप ही के घर में आया, आप ही की वाइफ ने बच्चों ने लगाया और फिर उनको अच्छा खासा पैचेस हो गए, तो क्या होगा? तो इट्स लाइक आपकी गलती वो घूम फिर के आपके पास आएगी. So you have to understand the purpose. Everybody has to understand the purpose of the work that you are doing. आप मशीन ऑपरेट कर रहे हैं, आपने मशीन ऑपरेट करके चला गया, लेकिन हो सकता है ना कि भी दूसरा ऑपरेटर जो हैंड ओवर के लिए आया, उसने मशीन शुरू करी, अब वो मशीन घूम के उसका हेड वो आप ही के ऊपर कैसे ना गिरे? तो इट्स लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पर्पस. So if there is any problem, speak up. If you have any issue or you have experienced something, share it. Okay? Unless you do that, the next person who is going to take over it from you, or even the material that is going in the market, what is the importance of it? सामने क्या यूज होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, वो आपको पता चलना चाहिए. तो टेलिंग पीपल द पर्पस इज इम्पोर्टेंट. हम लोग जैसे, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल शेयर करता हूँ. हम लोग एक इंडस्ट्री में गए, कंस्ट्रक्शन लाइन थी, तो वहां पे सेफ्टी वाला ना बोलता है ये हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते, हेलमेट नहीं पहनते. मैंने कहा स्टार्ट बाय सेइंग व्हेन नॉट टू वेयर द हेलमेट, पीपल विल स्टार्ट वेयरिंग हेलमेट. तो आप अगर ये बोलोगे कि भी हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, हेलमेट पहनो, नहीं पहनेंगे. लेकिन अगर आप ये बताओगे कि हेलमेट कब नहीं पहनना है, कितने टाइम में आपको ब्रेक लेना है, तो लोग अपने आप कंप्लायंस करेंगे. करेक्ट? ये एस्पेक्ट्स आपको समझना पड़ेगा. And this goes for every industry. You have to understand that what is it that you want people to do. You have to make them understand the purpose of it. People will automatically comply. Correct. Yeah. Right, sir. So, sir, next thing, what advice would you give to a new professional entering this field, EHSNF? Stop following safety. Yes. See, basically, safety is not to be followed. It is to be adopted. मैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल का कैलेंडर इस साल का 25-25 का आया है. तो नेशनल सेफ्टी काउंसिल इंडिया में पहला जनवरी का सही है, अडॉप्ट सेफ्टी टू कम बैक होम और योर लव्ड वंस. करेक्ट? बहुत अच्छा पोस्टर है. काफी लोगों ने जो भी नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मेंबर है उन्होंने देखा होगा. दैट इज वन थिंग दैट यू नीड टू सी. अडॉप्ट सेफ्टी, नेवर फॉलो इट. क्यों? आप हेलमेट पहनना सिर्फ इंडस्ट्री में बोलते हो, इंडस्ट्री से बाहर निकलते हो ना, आप टू व्हीलर पे हेलमेट पहनते हो, ना सीट बेल्ट लगाते हो. करेक्ट? तो आपको, अगर जो फॉलो करते हैं ना सेफ्टी, वो सिर्फ इंडस्ट्री तक करते हैं, क्योंकि वहां डंडा है या वहां जरूरत है. बाहर नहीं है क्या? आज भी हम लोग स्ट्रगल करते हैं बच्चों को समझाने में. हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो सही लेन में ड्राइविंग करें, जबकि बच्चों ने आपको खुद को लॉन्ग लेन में ड्राइव करते हुए देखा. तो वो किससे सीखेंगे और क्या इंप्रेशन आप दे रहे हैं? करेक्ट? सो बेसिकली the advice that I will give is embrace continuous learning. You have to make sure that you are updated in technology, upgraded in knowledge, develop critical thinking skills, understand industry specific needs, focus on practically, you know, practical and impact. Okay, if you do this,
what will be the impact? See, you have to understand the cause and effects. If this is the cause, what will be the effect? So that cause and effect, culture should be there. You have to leverage from the technology. So to leverage from the technology, you need to learn, correct? You have to network and collaborate, like how we connected. आज हमारा ये कन्वर्सेशन नहीं हो रहा होता अगर हम नेटवर्क नहीं हो रहा, करेक्ट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नेटवर्क एंड कोलैबोरेट. जरूरी नहीं है कि भी आप अपना पॉइंट इतना मैं नहीं. हम आज हर चीज जुड़कर साथ में मिलकर कर. आज एज एन इंडिविजुअल आई हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, करेक्ट? There is a possibility that I might come in contact with a person who has resources more than me. So there is one person and there is another person. So this person has its own resources, the next person has their own resources. So now two combine, so the resource network increases. So the same thing is to be adopted by people also. अपने माथे पे यू नो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोपला लेके घूमने की आवश्यकता नहीं. आपको ये समझना पड़ेगा दैट सामने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे दे सकते हो. आइडेंटिफाई पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल. और जैसे हर जगह पे ना, हर इंडस्ट्री के अंदर एक पीयर होते हैं, कुछ पीयर्स होते हैं. मतलब जैसे कुछ लोग होंगे जो कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं. आपको उनके टच में होना चाहिए और आप उन्हें इन्फ्लुएंस करो, तो अपने आप आपके सॉल्यूशंस आने शुरू. सो व्हेन पीपल स्ट्रगल दैट ओके सर ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सुनते नहीं, ये नहीं सुनते, तो आप उनके लेवल पे जाके तो उनको समझा नहीं पाओगे. तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा बंदा है जिसकी वो सुनते हैं. आप उस आदमी को फोकस करो ना. कि आप 100 को नहीं समझा पाओगे लेकिन एक को तो समझा सकते हो. तो फाइंड दैट वन पर्सन. दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर न्यू प्रोफेशनल. इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोग कनेक्ट नहीं कर पाते, सर सुनते नहीं. यंग लोग हैं तो सामने लेबर भी देखता है, वो 50 साल का बंदा है, ये बेचारा 22 25 30 साल का होगा, तो बोले बच्चा है तू बेटा अभी तो. करेक्ट. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस आदमी के साथ में रिलेट करो, आप उनके अनुभव सुनो. जब तक आप उनके अनुभव नहीं सुनेंगे वो कैसे बताएंगे, करेक्ट? जैसे ही हमने उनके साथ में कनेक्ट एस्टेब्लिश किया, जैसे ही हम लोगों ने उनसे बात करी कि भाई हाँ आपका क्या मंतव्य है, तो द मोमेंट यू स्टार्ट वैल्यूइंग, जैसे बोलते हैं ना कि भाई यू गिव रिस्पेक्ट यू गेट रिस्पेक्ट, तो वो गिविंग है ना, वो नहीं है. जैसे ही वो स्पाइडरमैन का डायलॉग था कि भाई विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वैसा ही है. जैसे ही आप एक सेफ्टी प्रोफेशनल बन जाते हैं, जैसे ही आप एक डिसीजन मेकिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं, जैसे ही आप एक कमांडिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, आप कमांड करने लगते हैं. आपकी वो विनम्रता है ना, वो चली जाती है. सही मायने में व्हेन यू एक्वायर नॉलेज यू गेट पोलाइट. अगर आप में नॉलेज एक्वायर करने के बाद में घमंड आ गया, तो बस यू आर टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन. Okay, so it's very important that all this is in sync. Sir, as we are coming closer towards our conversation, final question. How do you envision the future of EHS and F evolving with the advancements in technology and industry trends? See, basically, there are many industrial trends that we see. So, basically, integration of IoT, that is real-time monitoring, is getting prevalent. बहुत ज़रूरी होता जा रहा है. So, sensors हैं जो कि IoT devices है, which provides real-time data in environmental conditions, equipment performance, and workplace safety. So, ये चीज़ें adaptive हैं. Predictive analysis maybe will help identify potential hazards before they escalate an incident. So predictive analysis is another aspect. AI, machine learning, and risk assessment are currently in sync.
हो सकता है फ्यूचर में इसका और एनहांसमेंट हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज ग्रोइंग। करेक्ट। तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये टेक्नोलॉजी आ गई, लेबर को ऐसा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी आ गई, अब हम रिप्लेस हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, उनको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेन करने के लिए तो आप ही लगेंगे। करेक्ट। जैसे मैं एक फैसिलिटी में गया था, वहां पे सारे रॉबोट जो है वो वेल्डिंग करते थे, लेकिन उसके अंदर वायर स्पूल लोड करने के लिए और उसको पॉइंट जीरो पे लाने के लिए तो आदमी ही लगता है। Correct? क्यों अपने आप से नहीं कर पा रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसके, तो देर इज नथिंग टू वरी। दूसरा, एक प्रोलॉन्ग चीज अभी जो टेक्नोलॉजी आई है वो आई है ऑगमेंटेड रियलिटी या आईआर, आईआर वीआर। तो वीआर बेस्ड टेक्नोलॉजी है ना, वो बहुत ग्रो कर रही है। लेकिन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि वीआर टेक्नोलॉजी कहाँ चाहिए और कहाँ नहीं चाहिए। जैसे आई शेयर माई एक्सपीरियंस, मैं एक कंपनी में गया, वहां पे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर के लिए वीआर बेस्ड ट्रेनिंग लिया था। अब रियल लाइफ सिचुएशन आई, उन्हें बोला भाई फायर एक्सटिंग्विशर सिलेक्ट करो। उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर से, ये तो पिक्चर जैसा नहीं दिख रहा भाई, ये तो गंदा है। उठाने गए, अरे यार ये तो बहुत भारी है। तो भाई साहब वीआर की ट्रेनिंग थोड़ी काम आ जाएगी, यहाँ तो ये फायर एक्सटिंग्विशर उठा के ड्रिल करना पड़ेगा। तो कौन सी टेक्नोलॉजी कहाँ लगानी चाहिए, ठीक है आप उन्हें बता दो। जैसे हाँ हाँ, हाँ, यूज केस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज आप बहुत सारी पिक्चर्स देखते हो, कित्तों की स्टोरी आपको याद है? करेक्ट। कित्तों के डायलॉग्स आपको याद है? कुछ जो फेमस डायलॉग होते हैं वही याद होते हैं, कुछ जो फेमस सीन होंगे वो याद होंगे। करेक्ट। लेकिन सारी चीजें याद नहीं। तो ठीक है, वीडियो बेस्ड लर्निंग जैसे बोलते हैं ना कि महाभारत में एक बहुत अच्छा उल्लेख है ना, कि भाई अभिमन्यु भी था, है ना, अरे सॉरी एकलव्य था। करेक्ट। तो एकलव्य ने क्या किया, वो वीडियो बेस्ड ट्रेनिंग लिया ना, उसने सामने देख के सीखा। करेक्ट। तो अब होता यह है कि आप, एक आपको जब फ्री में चीजें मिलती हैं, उनकी आप वैल्यू नहीं करते, आप उसका पर्पस नहीं समझ पाते, शायद इसीलिए उसे कंसिडर, गलत कंसिडर किया गया। करेक्ट। तो हम कोई नहीं होते इसके ऊपर बहुत बड़ी टिप्पणी देने के लिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है। आप ऑनलाइन सीख के ये सोच रहे हैं कि भाई आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। आप पिक्चर देख के चीजें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं सीखेंगे। आपको वन ओ वन कनेक्ट लगेगा ही, क्योंकि पिक्चर देखते समय आप सवाल थोड़ी पूछोगे। तो फिर क्या होगा, यू विल लर्न दी हार्ड वे। आप गलतियां करोगे, फिर उन गलतियों से सीखोगे। लेकिन वो गलतियां ना हो, इसीलिए एक टीचर इन्वॉल्व है। करेक्ट। और बोलते हैं ना कि भी जब भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म करो, तो वो सारे सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेके करो। जैसे जब हम मॉक ड्रिल करवाते हैं, तो मॉक ड्रिल के अंदर एक्सपर्ट्स आते हैं ना टू हैंडल थिंग्स, इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए। कोई भी अगर आदमी अगर स्टंट परफॉर्म कर रहा है, तो क्या होता है, तो वहां पे पूरी मेडिक की टीम रहती है, यू नो, एक्सपर्ट्स रहते हैं जिन्होंने सारे चीजों को इवेल्युएट किया, तब वो परफॉर्म कर पाता है। लेकिन उसके बावजूद भी गलतियां होती हैं। करेक्ट। तो आप ये सोचिए कि आप चीजों को ऑनलाइन सीख जाएंगे, लेकिन आपको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। आपके मन में जो सवाल आए वो किससे पूछोगे? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दोज आंसर्स। तो ये धीरे धीरे चीजें इम्प्रूव हो रही हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन इन टेक्नोलॉजी को सिर्फ कंप्लीट टेक्नोलॉजिकल रिलायंस नहीं होना चाहिए। सो देर इज दिस ब्लेंड। करेक्ट, कि भी देर इज अ ह्यूमन प्रेजेंस एंड देर इज टेक्नोलॉजी, बोथ इन सिंक एंड देन दे कैन गो इन हैंड। डेटा इज, जैसे बोलते हैं ना कि डेटा इज न्यू गोल्ड। क्यों? बिकॉज डेटा आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है, लेकिन उस डेटा को एनालाइज तो आप ही को करना है।
मशीन ने बताया कि भी हाँ ये ये डेटा है, ये मैंने एनालाइज किया, ऐसा हो सकता है। ओके, लेकिन उस चीज के ऊपर काम तो आप ही को करना पड़ेगा। करेक्ट। मशीन ने एनालाइज करके आपको ये बता दिया कि ये चीज हो सकती है, लेकिन उसको रोकना, उसे उससे बचना, वो तो आप ही के ऊपर है। अगर सिर्फ डेटा लेके आप बैठ जाओगे कि भी हाँ मैंने ये एनालाइज कर लिया, तो वो किसी काम का नहीं। अनलेस एंड until this data is applied to the practical application as well, या it is taken into practice. तो ये अभी ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पे ये गैप है जिसे ब्रिज होना अभी बाकी है। करेक्ट। So last but not the least, that I'll add to it that customized adaptability to safety programs is required. ऐसा नहीं है जैसे अभी कैसा होता है, जिस एक ही लाठी से हर चीज को हाँक रहे हैं आप, कि भी फलाने ने वो टेक्नोलॉजी ले ली, मैं भी ले लेता हूँ, उसने वो लिया, मैं भी ले लेता हूँ, देखा देखी। तो वो जो देखा देखी, भाई आपको, आपकी वो जरूरत नहीं है, आप क्यों खरीद रहे हो? करेक्ट। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि भी 15,000 का नुकसान होने वाला है और 2.5 लाख रुपए का खर्चा कर लिया, तो कोई सेंस नहीं है ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो नेक्स्ट से में, नेक्स्ट गो में आपको ये सारी चीजें इन सिंक करनी पड़ी। दैट कंक्लूड्स। Thank you, sir, for joining us today. A very huge thanks to Mr. Piyush Tripathi for sharing his invaluable expertise in EHS and F